प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो सीरीज में। तो आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण यानी कि केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है वहां से हम लोग क्रैश कोर्स में स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक एक पॉइंट आज की क्लास का इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप लोग से यही उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे। तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग का हेडिंग होना चाहिए चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, इस चीज को सबसे पहले समझ लेते हैं। तो हम अगर इसकी परिचय की बात करें, सबसे पहला चीज हमारे बुक में दिया हुआ है परिचय। परिचय में ये लिखा हुआ है कि हम लोग आए दिन अपने जो भी घटनाएं होती है, दैनिक क्रियाएं होती है, उसमें हम लोग देखते हैं कि कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। जैसे कि दूध का फटना, इसके अलावा भोजन का पचना, भात का बनना, लोहे पर जंग लगना, ये सब क्या है, कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है। और इन्हीं परिवर्तनों को, परिवर्तन का कारण क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया का हम लोग इस चैप्टर में डेफिनेशन देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया आखिर क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन हम लोग बुक के हिसाब से लिख सकते हैं कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो इस अभिक्रिया को ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग अगर क्या, तो इस भाई साहब को यहां पे हम उठा के रख देते हैं। देखिए यहां पे जैसे कि हमने अभिक्रिया यहां क्या कराया, HCl की अभिक्रिया NaOH यानी कि एक क्षार के साथ कराते हैं, तो हमें प्राप्त होता है H2O के साथ साथ NaCl। यानी कि हम लोग पढ़े हैं कि अम्ल की अभिक्रिया, या आप लोग आगे वाले चैप्टर में पढ़ोगे कि अम्ल की अभिक्रिया किसी क्षार से कराते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। और यहां पे लवण के रूप में NaCl है, इसके साथ साथ इस पात्र में क्या हुआ, तो क्षार का निर्माण हुआ। तो जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। या आपके सामने हमने डेफिनेशन लिख दिया है कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो इस अभिक्रिया को ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और अगर डेफिनेशन एग्जाम में आ जाए तो डेफिनेशन के साथ साथ आपको उदाहरण भी देना होगा। उदाहरण में हमने कुछ इस तरीके से उदाहरण दिया है कि आपको एक एक पॉइंट याद हो जाएगा। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम लोग गर्म करते हैं तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड के साथ साथ CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो हमने लिख दिया है उदाहरण नंबर 1 CaCO3 और इसका नाम क्या होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट। एक एक पॉइंट आप नोट कर लेना। CaCO3 को क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। और इसे जब हम लोग गर्म करेंगे तो हमें प्राप्त होगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड। क्या, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। इसके अलावा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। उदाहरण एक के बाद हमने यहां पे एक और उदाहरण लिख दिया है H2+O2 और मार्क ऑफ एरो H2O यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल के अणु का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा रासायनिक अभिक्रिया। आगे चलते हैं, तो आगे हम बात करें तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया में अगर हम मान लें कि हमने यहां पे कोई A प्रोडक्ट लिया A और कोई B, और इन दोनों के बीच में अगर हम अभिक्रिया करा रहे हैं तो कोई CD चीज बन रहा है, नया कोई चीज बन रहा है CD। तो देखिए यहां पे हमें जानना है अभिकारक और उसके बाद प्रतिफल। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो चीज भाग लेता है, कोई भी दो चीज के बीच में चाहे अकेले ही हो, अगर कोई चीज भाग ले रहा है रासायनिक अभिक्रिया में तो हम उसे कहते हैं अभिकारक। तो यहां पे अभिकारक का डिफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए रासायनिक अभिक्रिया में यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि A और B दो पदार्थ भाग ले रहा है, तो इन्हें हम लोग क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। यहां पे बात है, दूसरा नंबर है प्रतिफल।
प्रतिफल क्या होता है इसके डिफिनेशन को देख लेते हैं। तो यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बने नए पदार्थों को प्रतिफल कहते हैं। यानी कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया ए और बी, ये है हमारा अभिकारक, और अभिकारक एक दूसरे से रिएक्शन करके अगर नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं तो उस नए पदार्थ को, और वो नया पदार्थ क्या है, सी और डी, और ये सी और डी क्या हो जाएगा, प्रतिफल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रतिफल कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे CaCO3 जो है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है, उसे हमने क्या किया है, गर्म किया है। तो यहाँ पे जो CaCO3 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा अभिकारक, और यहाँ पे जो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो नया पदार्थ बना है, ये हो जाएगा प्रतिफल, यानी कि प्रोडक्ट, प्रतिफल। ठीक है, यहां पे इस समीकरण में अगर हम बात करें इस रासायनिक अभिक्रिया में, तो H2 और O2 ये हो जाएगा अभिकारक, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है और नया पदार्थ जो है वो जल बन रहा है, तो ये हो जाएगा प्रतिफल। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे आगे हम लोग चलते हैं, तो आगे हम बात करेंगे शब्द समीकरण। शब्द समीकरण क्या होता है इस चीज को जान लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए, जब वाक्य समीकरण को संक्षेप में लिखा जाता है, वाक्य समीकरण क्या होता है, हमने यहां पे एक एक चीज बताया है, लेकिन आप नोट करो सबसे पहले शब्द समीकरण। जब वाक्य समीकरण को संक्षेप में लिखा जाता है तो उसे शब्द समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्द समीकरण। उदाहरण में अब देखिए, यहाँ पे वाक्य समीकरण की बात किया है, तो उदाहरण में हमने लिखा है कि चूना पत्थर, जिसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। फिर से हम लोग क्या कह रहे हैं, वाक्य क्या बोल रहे हैं समीकरण के लिए, कि चूना पत्थर को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। इसी चीज को अगर हम शब्द के रूप में केवल लिख दें, तो यहां पे हमने लिखा है शब्द के रूप में, आप यहां देख सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट और उसके बाद एरो का चिन्ह देकर, और यहां पे लिखे हैं क्या बन रहा है, तो कैल्शियम ऑक्साइड और इसके साथ साथ प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारा हो जाएगा शब्द समीकरण। शब्द समीकरण यानी कि शब्दों के रूप में हम लोग लिख रहे हैं इसे, तो ये क्या हो जाएगा, शब्द समीकरण। एक बार आप थोड़ा सा हम यहां पे जूम करते हैं ताकि आपको एक एक चीज यहां पे दिखाई दे। ठीक है, अब यहां पे हमने इस शब्द समीकरण को, अब इसी चीज को क्या करेंगे, तो संकेतों एवं सूत्रों के माध्यम में दिखा देंगे, तो वो हो जाएगा हमारा रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, ठीक है, क्या होगा, रासायनिक समीकरण। तो यहां पे आप देख सकते हो, हमने नोट में क्या लिखा है कि जब शब्द समीकरण को सूत्र के द्वारा, जब शब्द समीकरण आप लोग समझ गए, जब शब्द समीकरण को सूत्रों के द्वारा व्यक्त किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। अब हम लोग बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि। रासायनिक अभिक्रिया में आखिर रासायनिक अभिक्रिया किस तरीके से होता है उस चीज को देखेंगे। अगला हमारा हेडिंग जो हो जाएगा वो हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि। अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, अभिकारक जो होता है उसके जो अभिकारक के अणु परमाणुओं में टूटते हैं, जैसे कि, ठीक है, और उसके बाद वो जो अभिकारक के अणु परमाणुओं में टूटे हैं वो फिर से पुनर्संगठित होते हैं और प्रतिफल के अणु का निर्माण करते हैं। क्या लिखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि में कि अभिकारकों के अणु परमाणुओं में टूटते हैं और पुनः पुनर्संगठित होते हैं, फिर से एक दूसरे से संगठित होते हैं और क्या बनाते हैं, तो प्रतिफल के अणु का जो होता है अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहां आप लोग देख रहे हो, यहां का जो सोडियम है वो क्लोरीन से अभिक्रिया करके एक अलग बना लिया सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। ठीक है, उसके बाद यहां पे आप लोग देख रहे हो कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहां से हाइड्रोजन और यहां से ऑक्सीजन को लेकर H2O का निर्माण किया यानी कि जल का निर्माण कर लिया। इसके बाद आप लोग देखिए, यहां से कार्बन जो है, यहां जो कार्बन है उसने क्या किया कि ऑक्सीजन के बचे हुए परमाणु के साथ अभिक्रिया करके CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर लिया। तो इस तरीके से रासायनिक अभिक्रिया क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब आगे हम लोग इसमें देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषता। रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषता में हम पहला नंबर देखेंगे, विशेषता आपके सामने है गैस की उत्पत्ति।
यानी कि हम क्या लिखेंगे कि कई ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिसमें क्या होता है, अगर रासायनिक अभिक्रिया होगा तो वहां से गैस निकलती है। एग्जाम्पल के लिए आप लोग देखिए यहाँ पे जस्ता की अभिक्रिया, जब जस्ता की अभिक्रिया हम लोग किससे कराएंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराएंगे। यहाँ पे आप लोग नोट करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जस्ता का परमाणु संख्या क्या होगा, और जस्ता का सूत्र क्या होता है, Zn। जस्ता की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या होगा, HCl होगा, HCl। और इससे अभिक्रिया करके देखिए प्रतिफल में क्या बना रहा है, जिंक जो है, जस्ता जो है वो क्लोरीन से अभिक्रिया करके ZnCl2, और इसका नाम हमने यहाँ पे लिख दिया है जिंक क्लोराइड। क्या, जिंक क्लोराइड का क्या होगा, ZnCl2। और इसके अलावा जो हाइड्रोजन बचा वो H2 गैस का निर्माण कर रहा है, हाइड्रोजन गैस का। तो रासायनिक अभिक्रिया की पहली विशेषता क्या है कि गैसों की उत्पत्ति होती है। सभी में से नहीं, लेकिन कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होंगी जहां से गैस निकलेगा, और वो कोई जरूरी नहीं है कि H2 गैस ही निकलेगा। इसके बाद वाले में देखिएगा CO2, जैसे कि यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट का सूत्र यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग एक एक सूत्र को नोट कर लेना, Na2CO3, और प्लस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं, तो क्या बन रहा है हमारा, देखिए यहाँ पे प्रतिफल में आप लोग देख सकते हो सोडियम क्लोराइड। यहाँ का जो सोडियम है वो क्लोरीन से अभिक्रिया करके NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड का निर्माण किया। इसके बाद हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ संयोग करके जल का निर्माण किया, और इसके अलावा बच गया कार्बन जो कि ऑक्सीजन के दो परमाणु से संयोग करके CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण कर रहा है। तो यहां भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होने पे गैस बाहर निकल रहा है। तो पहली विशेषता हो गया गैसों की उत्पत्ति होता है। हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग फिर से, ये रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अवक्षेप का बनना। कुछ अवक्षेप क्या है, ठोस पदार्थ है। जैसे कि दूध में आप नींबू निचोड़ देते हो तो दूध का जो फटा हुआ भाग जो अलग हो जाएगा ठोस के रूप में, वो अवक्षेप है। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, अवक्षेप का भी निर्माण होता है। सभी में नहीं, लेकिन मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे रासायनिक अभिक्रिया होंगी जिसमें अवक्षेप का भी निर्माण होगा। एग्जाम्पल के तौर पर उदाहरण हम लोग लिखेंगे तो NaCl की अभिक्रिया अगर हम लोग यानी कि सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया हम लोग सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 से कराते हैं तो क्या बनता है, सिल्वर क्लोराइड बनता है। सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बनेगा, और अवक्षेप को दिखाने के लिए देखिए एरो का चिन्ह नीचे की ओर दिखाते हैं, ये नोट कर लीजिएगा। जहां अवक्षेप को दिखाने के लिए एरो का चिन्ह नीचे की ओर, और इसके पहले हमने आपको बताया कि गैस के लिए एरो का चिन्ह ऊपर की ओर होता है, ठीक है। तो सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बन रहा है। इसके अलावा NaNO3, और इसका भी हमने नाम लिख दिया है सोडियम नाइट्रेट। तो यहां पे हम लोग सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट से करा रहे हैं, तो यहाँ पे AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड, AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड, और यहाँ पे देखिए NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट का निर्माण हो रहा है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया हम किससे कराएंगे, H2SO4 से यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। याद कर लीजिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4 किसका, सल्फ्यूरिक अम्ल का। तो यहाँ पे अभिक्रिया कराएंगे तो बेरियम सल्फेट का निर्माण होगा। बेरियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, BaSO4। बेरियम सल्फेट का क्या होता है, BaSO4। इसका अवक्षेप बनेगा, और अवक्षेप बन रहा है इसलिए एरो का चिन्ह हमने नीचे की ओर दर्शा दिया है। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी निर्माण होगा यहाँ पे। अब चलते हैं रासायनिक अभिक्रिया की तीसरी विशेषता। तीसरी विशेषता क्या है कि रंग में भी परिवर्तन होता है। कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिसके परिणाम स्वरूप रंग में परिवर्तन होता है। एग्जाम्पल के लिए हमने लिख दिया यहाँ पे कि पोटेशियम परमैंगनेट के बैगनी रंग के विलयन में थोड़ा थोड़ा करके अगर हम लोग नींबू का रस निचोड़ते हैं, थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस निचोड़ने पर विलयन का जो बैगनी रंग है, इस विलयन का जो बैगनी रंग है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इसमें अगर हम लोग नींबू का रस निचोड़ते हैं, किसमें, पोटेशियम परमैंगनेट। और पोटेशियम परमैंगनेट का हमने यहाँ पे सूत्र लिख दिया है KMnO4। नोट कर लीजिएगा KMnO4। तो रंग में भी परिवर्तन होता है, ये भी रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता है। इसके अलावा अगली विशेषता की बात करें तो ताप में भी परिवर्तन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग कली चूना के ऊपर थोड़ा सा पानी गिराना। कली चूना क्या है, पहले से ठंडा है, और उसमें अगर आप पानी का बूंद गिराते हैं तो क्या होता है, उसमें से उष्मा निकालने लगती है, गर्माहट हो जाता है। उसके अलावा देखिए अवस्था में परिवर्तन की अगर हम बात करें तो अगर कोई चीज ठोस है, रासायनिक अभिक्रिया होने के परिणाम स्वरूप उसके अवस्था में परिवर्तन हो गया, यानी कि या तो वो द्रव में बदल गया या तो गैस में बदल गया, तो वहां पे क्या हो रहा है, अवस्था परिवर्तन हो रहा है। यानी कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, कौन कौन सा, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अवस्था परिवर्तन में एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं कि मोमबत्ती को जलाने पे क्या होता है, मोम पहले ठोस होता है, लेकिन जैसे ही उसको जलाते हैं रासायनिक अभिक्रिया होता है तो वो द्रव के रूप में बदल जाता है। फिर इसके बाद हम लोग देखिए गंध में परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है
कि किसी पदार्थ को हम लेकर स्मेल करेंगे, महकेंगे उसे, तो क्या होगा कि दूसरे तरीके से महक होगा, और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद उसके गंध में भी परिवर्तन हो जाता है। तो ये कुछ था हमारा क्या, तो रासायनिक अभिक्रिया, जो रासायनिक अभिक्रिया हम लोग पढ़े हैं उसकी विशेषता। उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे, क्या बात करेंगे, तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं इसके ऊपर। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए।